नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में कितनी स्पीशीज़ स्नेक्स की पाई जाती हैं? उनमें से कितनी स्पीशीज़ है जो जहरीली हैं? स्नेक बाइट्स का टोटल नंबर क्या है और उनमें से कितने स्नेक बाइट्स हैं जो कि पॉइजनस होते हैं? सांप के काटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? सांप के काटने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं और कैसे मैनेज करें? आज हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। दुनिया में 2000, इंडिया में 300 स्पीशीज़ स्नेक्स की पाई जाती है। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 52 प्रजातियां जहरीली हैं। जहरीली सांपों के 3 परिवार हैं। नंबर 1 इलिपिडी, जिसमें कोबरा यानी नाजा नाजा और क्रेट्स आते हैं। नंबर 2 वाइपरिडी, जिसमें कि पिट वाइपर, रसेल्स वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर्स आते हैं। नंबर 3 हाइड्रोफिडी, जिसमें कि सी स्नेक्स आते हैं। सी स्नेक्स मतलब समुद्र में रहने वाले जो सांप हैं उसको हम सी स्नेक्स बोलते हैं। क्रेट्स जो हैं वो रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसीलिए सोते समय फर्श पर या बेड पे सोते समय इनके काटने का ज़्यादा खतरा रहता है। जबकि कोबरा और वाइपर्स दिन और शाम के टाइम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसीलिए घास पर नंगे पैर चलते समय या पौधा में पानी देते समय इनके काटने का ज़्यादा खतरा रहता है। बाइट्स का टोटल नंबर मोर देन 5 to 6 लाख है, जिसमें से सिर्फ 30% सांप जहरीले होते हैं, यानी सिर्फ 30% जहरीले सांप के काटने की वजह से होते हैं। सबसे ज़्यादा मौतें क्रेट के काटने की वजह से होती हैं, क्योंकि ASV का ना मिलना या प्रॉपर अमाउंट में ना मिलना या फिर देर से मिलना, इनएक्सपीरियंस डॉक्टर्स और वेंटिलेटर्स की कमी होना क्रेट्स की वजह से होने वाली डेथ का कारण बन जाता है। इंडिया में एक तरफ ASV की शॉर्टेज, लेकिन दूसरी तरफ ASV की कमी उसकी एक्सेस डोज लगने की वजह से है। कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है ASV की डोज का। स्नेक बाइट्स के पेशेंट अक्सर उल्टी और पेट दर्द की वजह से एब्डोमिनल कोलिक, अपेंडिसाइटिस, स्ट्रोक्स, इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ और हेड इंजरी जैसी बीमारियों से मिसडायग्नोज होते हैं। बल्कि अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन जैसे लंबर पंक्चर और MRI होने की वजह से स्नेक बाइट्स के ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है, जो कि स्नेक बाइट से होने वाली डेथ का एक रीज़न बन जाता है। ASV का देरी से लगना या 4 to 5 आवर्स तक क्लिनिकल फीचर्स आने का वेट करना भी एक रीज़न है स्नेक बाइट से होने वाली डेथ का। 2009 में स्नेक बाइट्स को WHO के द्वारा निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ की कैटेगरी में रखा गया है। हर साल स्नेक बाइट्स के पूरी दुनिया में 4 to 5 मिलियन केसेस देखने को मिलते हैं, जिनमें से 1.8 to 2.7 मिलियन केसेस जहरीले सांप काटने की वजह से होते हैं, जिसमें से अराउंड 80,000 to 1.5 लाख पेशेंट्स की डेथ हो जाती है और अराउंड उनमें से 3 गुना पेशेंट्स यानी 3 गुना पेशेंट्स में परमानेंट डिसेबिलिटी रह जाती है। ज़्यादातर केसेस दुनिया में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में देखने को मिलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस यूपी में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में और सबसे कम बिहार में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं स्नेक बाइट्स के लक्षण की, यानी साइन एंड सिम्टम्स की। कुछ मरीजों में सांप को देखकर डरने की वजह से ब्रेन में जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एंजाइटी यानी घबराहट, दिल का ज़ोर ज़ोर से धड़कना, BP का बढ़ना, सांस की गति का बढ़ जाना, शरीर का ठंडा पड़ जाना, पुतलियों का फैल जाना, ये सब देखने को मिलता है। कोबरा इन क्रेट्स का जो जहर है वो नर्वस सिस्टम के लेवल पर काम करता है, जिससे सिम्टम्स में 5D एंड 2Ps देखने को मिलते हैं। 5D यानी डिस्निया यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। सेकेंड इज़ अ डिस्फेजिया यानी खाना निगलने में दिक्कत होना। थर्ड इज़ अ डिस्फोनिया एंड डिसआर्थरिया मीन्स स्पीच में डिफ़िकल्टी होना। एंड फिफ्थ इज़ द डिप्लोपिया यानी दोहरा दिखना। एंड 2Ps की अगर हम बात करें तो इसमें P फॉर टोसिस यानी आईलिड्स का गिर जाना। एंड सेकेंड इज़ द पैरालिसिस यानी लकवे का मार देना। पैरालिसिस जो है वो उसके बाद सबसे लास्ट में इंटरकॉस्टल मसल्स और स्केलेटल मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है। इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व होने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होने की वजह से पेशेंट चल नहीं पाता। ये जो सारे लक्षण हैं ये 3rd, 4th और 6th क्रेनियल नर्व्स एंड लोअर क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होने की वजह से देखने को मिलते हैं।
जबकि वाइपर्स को काटने की वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स यानी शरीर में थक्का बनाने वाले पदार्थों की कमी हो जाने की वजह से खून बहने लगता है, जिससे त्वचा में बदलाव देखने को मिलता है। वाइपर्स के काटने की वजह से लोकल स्वेलिंग्स, लोकल एरिया में जहाँ काटा है वहाँ पर ज़्यादातर पेन देखने को मिलता है, ज़्यादा सूजन देखने को मिलती है। इसके अलावा कभी कभी फफोले पड़ जाते हैं उस एरिया में, कभी कभी वो एरिया सड़ भी जाता है यानी गैंग्रीन हो जाता है। अगर हम सिस्टमिक साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो गम ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस, अपनी नाक से खून आना, त्वचा के रंग में बदलाव दिखना, उल्टी में खून आना, पेशाब के रास्ते खून का आना, लैट्रिन के रास्ते खून का आना इत्यादि देखने को मिलता है। स्नेक बाइट्स की वजह से कभी कभी गुर्दा भी काम करना बंद कर देता है। सांप के काटने पर सबसे पहले क्या करें? जिस एरिया को सांप ने काटा है उस एरिया के मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दें, जैसे कि फ्रैक्चर्स एरिया में करते हैं। उस एरिया पर लकड़ी की पट्टी रखकर उस पर किसी कपड़े या बैंडेज से पूरे में बांध दें। ये ध्यान दें कि वो ज़्यादा टाइट ना हो, अदरवाइज़ उस एरिया की ब्लड सप्लाई हैम्पर हो सकती है, जिसकी वजह से गैंग्रीन वगैरह होने के चांसेस होते हैं। स्नेक बाइट्स होने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहला, सांप को पकड़ने या मारने की कोशिश ना करें। दूसरा, घाव को धोएं नहीं, उसके साथ छेड़छाड़ जैसे काटना, खून चूसना, रगड़ना, कोई केमिकल अप्लाई करना, आइस अप्लाई करना, मसाज करना, ये सब ना करें। लोकली एंटी स्नेक वेनम को अप्लाई ना करें। उस एरिया पर कोई टाइट कपड़ा या रस्सी ना बांधें, अदरवाइज़ उस एरिया की ब्लड सप्लाई रुक सकती है, जिससे कभी कभी गैंग्रीन होने का खतरा रहता है। स्नेक बाइट्स को हॉस्पिटल या फिर हेल्थ सेंटर्स के लेवल पर कैसे मैनेज करें? सबसे पहले जैसे ही स्नेक बाइट का पेशेंट आता है तो उसका सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग चेक करें। यदि पेशेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स लगता है तो सबसे पहले उसको मैनेज करें। सेकंड, आईवी लाइन डालें और उससे एनएस लगाएं। यदि कोई टॉर्निकेट बंधा है तो सबसे पहले एएसवी की लोडिंग के बाद टॉर्निकेट के नीचे की पल्स फील करें, यदि पल्स प्रेजेंट है। यदि पल्स नहीं प्रेजेंट है तो अपने पास किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को खड़ा करें, उसके बाद ही उस पट्टी को खोलें। एंटी स्नेक वेनम की लोडिंग करें। लोडिंग डोज जो है एंटी स्नेक वेनम की, उसको 100 ml एनएस में डालकर 1 घंटे के अंदर चलाएं। यदि माइल्ड सिम्टम्स हैं तो 5 वाइल्स, यदि मॉडरेट सिम्टम्स हैं तो 10 वाइल्स, और यदि सीवियर सिम्टम्स हैं जैसे कि पैरालिसिस यानी वस्कुलर कोलैप्स, तो उस केस में 15 वाइल्स एंटी स्नेक वेनम यूज़ करना है। एंटी स्नेक वेनम देने से पहले एड्रेनालिन इंजेक्शन को प्रिपेयर रखें। एंटी स्नेक वेनम की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा एनाफाइलेटिक रिएक्शन होने का खतरा रहता है, तो इसीलिए एड्रेनालिन को प्रिपेयर रखें 1:1000 सोल्यूशन में। उसके बाद 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट करें। 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट हर घंटे फॉर फर्स्ट 3 आवर्स और उसके बाद हर 6 घंटे पर फॉर 24 आवर्स के लिए करें। यदि 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट करने के बाद में ब्लड में क्लॉट नहीं दिखाई देता है तो उस केस में हमें एएसवी को रिपीट करना है। टिटनस का इंजेक्शन लगाएं। पेशेंट को अगर पेन है तो उस केस में इंजेक्शन पैरासीटामोल 500 mg टू 1 ग्राम दें। यदि पेशेंट को ज़्यादा पेन है तो मैक्सिमम डोज 4 ग्राम इन 24 आवर्स तक दे सकते हैं। पेशेंट को एस्प्रिन और एनसेड्स जैसी दवाइयाँ यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि इन दवाइयों की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी का और बढ़ने का खतरा रहता है। यदि पेशेंट को फुल डोज देने के बाद में एएसवी की भी ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो उस केस में पेशेंट को ब्लड प्रोडक्ट्स और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जैसी चीज़ों को कंसीडर करें। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामिनिक्स और हेपेरिन जैसी दवाइयों को ना यूज़ करें। यदि पेशेंट को सेलुलाइटिस यानी उस एरिया में अगर ज़्यादा स्वेलिंग है या उस एरिया में लग रहा है कि जैसे इन्फेक्शन के चांसेस हैं तो उस एरिया को डिब्राइड करें, बाकी एंटीबायोटिक्स को यूज़ करें। यदि पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी में चला गया है तो उस केस में डायलिसिस को कंसीडर करें।